हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो इससे पहले हम सब जो पॉलिटी का पहला वीडियो देखे थे उसमें हम सब देखे थे पहले पार्ट में यानी टॉपिक नंबर 1 में कंपनी का शासन। ठीक है, तो हम सब पॉलिटी शुरू किए थे जिसमें कंपनी का शासन पढ़े थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके 1853 का चार्टर अधिनियम तक हम सब पढ़ चुके थे। उसके बाद 1857 का महान क्रांति होता है जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति भी कहा गया। उसके बाद सब कुछ समीकरण चेंज हो गए और कंपनी का जो शासन था वो उठ के आ गया क्राउन के शासन में, यानी ताज का शासन जो मुख्य रूप से महारानी से रिलेटेड था। तो इसका शासन कब तक चला? तो 1858 ईस्वी से हम सबकी कंट्री की आज़ादी तक यानी 1947 तक। तो इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से एक्ट आए, क्योंकि इस एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखेंगे हम सब और जितने भी एक्ट आए उसको डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो भी पॉइंट बनता है तो वो मैं इसमें नोट डाउन कर दिया हूँ, आपको मैं एक एक करके सारा समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2 पर चैप्टर नंबर 1 ही है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसका नाम है। ठीक है, चलिए तो पहला जो आया क्राउन का शासन का जो पहला एक्ट था वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? तो फर्स्ट नंबर, इस कानून को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तीसरा है भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा चौथा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। ठीक है, ये गलती से स्लाइडर लग गया था। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन सबको समाप्त कर दिया गया। छठा, भारत के राज्य सचिव का नया पद बना। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ये ब्रिटिश संसद के अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। ठीक है, तो भारत में इस एक्ट के तहत 1858 के अधिनियम के तहत एक राज सचिव बनाया गया और ये डायरेक्ट ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करता था। आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट था, भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार और 7 कंपनी के सदस्य होंगे। मतलब कंपनी को मुख्य रूप से कमजोर साबित करने का प्रयास किया गया है इस अधिनियम के तहत। आठवां, भारत सचिव की परिषद निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। और नौवां है, इस अधिनियम में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए उसके बाद आया 1861 के भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें देखते हैं क्या क्या प्रावधान हुए थे। तो फर्स्ट नंबर है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को नामांकित कर सकता था। इसमें पहली बार 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को मनोनीत किया। सेकेंड नंबर है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। ठीक है, तो मद्रास और बम्बई का जो प्रेसिडेंसी शक्ति छीन लिया गया था, जो बंगाल में निहित कर दिया गया था, ठीक है, उसको वापस से 1861 के अधिनियम में वापस से कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं इस एक्ट का। चलिए 1861 का अधिनियम का तीसरा था पॉइंट, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। चौथा है, वायसराय को कार्य संचालन के लिए और अधिक शक्तियां मिली। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। अब आप पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होता है इसको मैं नीचे लिख दिया हूँ। तो पोर्टफोलियो प्रणाली है, इसके तहत एक सदस्य या एक या अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत चीज़ ऐसे टर्म्स आते हैं उसको मैं लिख दिया करूँगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। पांचवा है, वायसराय को आपातकाल के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। इसकी अवधि मात्र 6 माह की होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1861 अधिनियम के बाद हमारा आता है 1873 का अधिनियम। इसमें एक ही 2 काम हो पाया। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी समय भंग किया जा सकता है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 में भंग कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बना था और इसको 1884 ईस्वी तक भंग कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा अधिनियम देखते हैं। चलिए उसके बाद आया 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें सबसे पहला अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई
दूसरा, राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। भारतीयों को ऑब्वियस सी बातें दी जाएगी। तीसरा है केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कॉर्नर्स नहीं होगा, कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। चलिए उसके बाद पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 1909 के अधिनियम की क्या विशेषता थी? तो इसे मार्लो मिंटो सुधार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय लॉर्ड मार्लो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, ठीक है। सेकंड, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई, इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। तीसरा, इनके दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, अनुपूरक प्रश्न और बजट पर थोड़ा मोड़ा बहस कर सकते थे, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है इस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो सिर्फ बहस ही कर सकते थे बजट में, उसके बाद धीरे धीरे इसका बढ़ाया गया और वायसराय जो एक्ट बनाएगा उसमें आप सहायता कर सकते हैं, आपका वोट का वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसमें प्रथम सदस्य भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है। पांचवा है पहली बार अलग निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। तो आप समझ सकते हैं इस एक्ट से ही हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने का प्रयास शुरू हो चुका था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, तो यहीं पे बांटने लगा अंग्रेज, ये शुरुआत से ही करते आया था। उसके बाद सांप्रदायिकता का मतलब यही होता है, ठीक है, धर्म को विभाजित कर देना। तो सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक कहा जाता है। छठा पॉइंट है आपके इस अधिनियम का, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। सातवां है प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण अधिनियम में हम सब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने अपना उद्देश्य बताया कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। यह अधिनियम 1921 से लागू हुआ। इसे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो मॉन्टेक जो थे वो भारत के राज सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए चौथा पॉइंट है आपका, राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को अलग अलग किया गया, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें आप सब देखते हैं केंद्र सरकार के पास शक्ति है पर राज्य सरकार के पास भी शक्ति है, ठीक है। वो किसी इमरजेंसी में सारी शक्ति जो है वो केंद्र सरकार में ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, वो बस आपातकालीन की स्थिति में। बाकी आप देखते होंगे कि राज्य का अलग नियम है, ठीक है, केंद्र का अलग नियम है, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्ति ऑब्वियस सी बात है रहेगी, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी, राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण जो स्टेट था उस पर कम किया गया, ठीक है। तो पांचवा, उसके बाद देखते हैं प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, ठीक है, यानी राज्य का जो विषय था उसको दो भाग में बांटा गया। पहला हस्तांतरित विषय, इस पे गवर्नर का शासन होता था। दूसरा आरक्षित विषय, इसमें तो आरक्षित विषय में गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छठवां पॉइंट हम सब देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। आप सबको पता है हम सबके यहाँ पे दो सभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा। सातवां, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। आठवां, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन का सिद्धांत था। तो यहाँ पर भी सांप्रदायिकता का लाठी चलाया गया अंग्रेज के द्वारा। आप सबको याद होगा 1909 में अधिनियम में मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसमें सिख और भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को बांट दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद 9वां पॉइंट है संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार प्रदान करना। 10वां, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। 11वां, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसको यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यह ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर हुई थी। चलिए 12वां पॉइंट देखते हैं इस एक्ट में। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया।
13वां एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 साल बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, इसी गठन के बाद जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, वो इसी का भाग है। ठीक है, तो 14 नंबर है, राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य थे जिसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत सदस्य थे। वहीं केंद्रीय विधानसभा 144 सदस्य में 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 1919 के अधिनियम का आखिरी पॉइंट है 12वां, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, चलिए 7वां बहुत इंपॉर्टेंट और ये बेस है, अगर आप आगे पढ़ेंगे अनुसूची वगैरह तो उसका ये बेस है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आते हैं, इसी टॉपिक से। तो इनमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। दूसरा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। तीसरा, केंद्र और इकाई यानी प्रांत के बीच 3 सूची बनाई गई। कौन कौन सी सूची थी आगे देखते हैं। तो ए नंबर है इसमें संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे। बी नंबर राज्य सूची 54 विषय। सी नंबर है संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे और दोनों के लिए यह खत्म कर दी गई। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है आपका, गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक है। 1937 में शुरू हुई लेकिन 1939 में यह खत्म कर दी गई। ठीक है, यानी गवर्नर का जो राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्री होगा उसी के सलाह पे गवर्नर को काम करना होगा, लेकिन इसको बाद में 1939 में खत्म कर दिया गया। 5वां, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। चलिए 6वां पॉइंट है आपका, 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था थी। जैसे कि हमारे बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, आप जानते हैं हमारे बिहार में विधान सभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, 7वां, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। 8वां, 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 9वां, मताधिकार का विस्तार कर 10% जनसंख्या को अब मत देने का अधिकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भारत अधिनियम 1935 का 10वां पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 11वां, प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। 12वां, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां पॉइंट है इस एक्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी भारत परिषद का अंत कर दिया गया। और 14 नंबर है, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा अगर आप सबको नहीं पता है तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, म्यांमार देश। नेपाइताब उसका कैपिटल होता है। अदन को इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक थे आपके भारत परिषद अधिनियम 1935। 8वां और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके तहत हम सबको स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है, तो चलिए लास्ट इसको देख लेते हैं, उसके बाद 1-2 चीज़ और देखेंगे, तब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वीडियो समाप्त होगा, यानी पॉलिटी का पहला चैप्टर समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को क्लाइमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता से पहले जो 1947 का एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सारा घटना घटित हुआ, उसके बाद हम सबको स्वतंत्र कर दिया गया। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट है, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में जो गठित संविधान सभा होगा उसके द्वारा बनाया गया संविधान उस क्षेत्र में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बना, इसे कांग्रेस और मुस्लिम ने स्वीकार किया। अब ये जो 1947 का एक्ट बनकर तैयार हुआ इसकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, यानी भारत को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया जाएगा? 15 अगस्त 1947। ठीक है, दूसरा विशेषता था इस एक्ट का, 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र बनाया गया जिसमें भारत पाकिस्तान आप सबको पता है। तीसरा, वायसराय का पद समाप्त कर राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजन किया गया, इस पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, टोटली नियंत्रण भारत और पाकिस्तान का जो जिसमें है उसी का होगा। चौथा, दोनों को संविधान बनाने की शक्ति मिली और यह भी शक्ति मिली कि वो ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकता है। ठीक है, यानी वो ब्रिटिश कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है इसका, ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, सभी शक्ति राष्ट्रमंडल मामलों के लिए राज सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। छठा है, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता
की समाप्ति हुई। आदिवासी क्षेत्र में भी ब्रिटिश का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। ठीक है। 7वां है, ब्रिटिश शासक को विधेयक पर मताधिकार और स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। बस गवर्नर जनरल को किसी विधेयक पर स्वीकार करने का अधिकार था, वो भी 1947 तक ही था, क्योंकि उसके बाद हम सबके पहले गवर्नर जनरल जो भारतीय बने वो राजगोपालाचार्य बने। उसके बाद से अभी तक जैसा भी चल रहा है चल ही रहा है। ठीक है। 8वां पॉइंट है इसका, भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। 9वां है, भारत के राज्यों सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1947 की प्रमुख तथ्य। तो हम सब टोटल मिलाकर के सारा कुछ पढ़ लिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप सब समझ गए होंगे, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत शासन अधिनियम 1947 तक पढ़ना था, जिसको हम सब टॉपिक 1 और टॉपिक 2 के माध्यम से पढ़ लिए। ठीक है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक चैप्टर है, तो ये एक चैप्टर में समाप्त होता है। अब अगला जो चैप्टर होगा वो होगा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पर अभी 2 चीज़ और इसमें बचा हुआ है कि 2 सभा का इसमें जिक्र किया गया, उसको भी आगे देखते हैं कि किसको कौन सा पोस्ट मिला, क्योंकि ये बार बार पूछता है एग्जाम में, तो इसको भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। चलिए हम सब कुछ 2 पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे कि अंतरिम सरकार में किसका किसका कौन सा पोस्ट मिला था। तो अंतरिम सरकार 1946 में बना था। इसमें जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का प्रमुख बनाया गया था। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। तो इन्होंने गृह, भारत को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इन्हीं की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि 182 मीटर की, आपको पता होगा, नर्मदा नदी के तट पे बनाया गया है। तो उसके बारे में एक वीडियो में जान लेंगे छोटा सा। फिलहाल तीसरा नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये 67 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा है जॉन मथाई, इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। 5वां पॉइंट जो है हमारा, इस सरकार में जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय मिला था। वहीं 6 नंबर है, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। 7वां है, CH भाभा को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला था। 8वां, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। 9वां है, अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु मंत्रालय मिला था। 10वां है, आसम अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। ये सब आप नाम याद रखेंगे। ठीक है। किसी में भी कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। ये मैं नहीं कह पाऊंगा डेफिनेट रूप से कि कौन पूछेगा, पर आपको सारा याद रखना है। चलिए 11वां देखते हैं मंत्रालय। 11वां है आपका, C राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय मिला था। 12वां है, I चुंदरीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय मिला था। ठीक है। 13वां है, गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय। और 14 नंबर है, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। ये अंतरिम सरकार 1946 की बात करते हैं। ठीक है। चलिए एक और सरकार का गठन किया गया था, उसमें देखते हैं कौन सा विभाग कौन से व्यक्ति को मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंत्रालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। ठीक है। तो इस भी आप याद रखेंगे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले का प्रमुख बनाया गया था। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय और राज्यों का मामले का प्रमुख बनाया गया था। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनको मिला था। चौथा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। तो वो अंतरिम सरकार 1946 वाला वो अलग है, और ये स्वतंत्रता भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 अलग है। ठीक है। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कैबिनेट चला रहे हैं। ठीक है। तो वो उनका अलग अलग मंत्री है। ठीक है। तो उसी प्रकार से पहला जो मंत्रिमंडल बना था वो 1947 में बना था, जो अभी हम सब जान रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5वां देख लेते हैं हम सब, मंत्रालय किसको मिला है। तो 5वां नंबर है आपका, डॉक्टर जॉन मथाई, इन्हें रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। 6 नंबर है, RK सनमुगम शेट्टी, इन्हें वित्त मंत्रालय मिला था। 7वां है, डॉक्टर VR अम्बेडकर, विधि मंत्रालय। 8वां है, जगजीवन राम, इन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था। 9वां है, सरदार बलदेव सिंह, इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया था। 10वां है, राजकुमारी अमृत कौर, इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। ठीक है। तो अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, ठीक है, उससे लगभग मिलता जुलता है, पर कुछ मंत्रालय चेंज भी किए गए हैं। ठीक है। तो और देख लेते हैं, उसके बाद हम सब वीडियो का अंत करेंगे। चलिए 11वां पॉइंट है हमारा आपके स्क्रीन पे, CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय मिला था। 12वां है, रफ़ी अहमद किदवई, इन्हें संचार मंत्रालय मिला था। 13वां है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। और 14 है, VN गाडगिल, इन्हें कार्य, खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। ठीक है। तो ये थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का टॉपिक नंबर 2 समाप्त होता है।
टॉपिक नंबर 1 में हम सब पढ़े थे कंपनी का शासन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हम सब को पता है 1857 में क्रांति हुआ और वो क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन था वो चले गया क्राउन यानी महारानी के पास और उसे बोला गया क्राउन का शासन यानी ताज का शासन। ठीक है, तो ताज के शासन 1858 से हम सब देखे भारत शासन अधिनियम 1947 तक, जिसमें 2 सरकार के बारे में भी जाने, अंतरिम सरकार और भारत सरकार जो फर्स्ट मंत्रालय बना था 1947 में, उसको भी हम सब डिस्कशन किए। तो इतने डिस्कशन के बाद आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाप्त होता है, तो पॉलिटी का पहला चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो वीडियोस आएगा पॉलिटी का, वो होगा संविधान का निर्माण। तो कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे संविधान का निर्माण किया गया, ये अगले वीडियो में जानेंगे। और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिले। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं पर प्रोवाइड कर देते हैं इतना ज़्यादा कि मतलब आप याद भी ना कर पाए। तो मैं जितना भी वीडियो में पढ़ाऊँगा उतना आप लिख करके याद करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें ताकि थोड़ा सा खुशी मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।